नमस्कार साथियों, मैं सरवण राज आप सभी को आपके अपने यूजीसी नेट जेआरएफ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो सी नीट जेआरएफ पे स्वागत करता हूं। साथ ही आपको पता है कि आज हम लोग पुनः यूनिट 9 यानी पीडीई पब्लिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चैप्टर में मौजूद हैं। पेपर 1 का जानते हैं कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की संपूर्ण तैयारी आप मेरे साथ करते हैं। कुल मिलाकर के आपको पता है कि 8 यूनिट हो चुका है। ये कहाँ मिलेगा? ये आज भाग 2 है पीडीई का। जब आप जाएंगे प्लेटफॉर्म पे यूजीसी नेट खासतौर पे पेपर 1 कंप्लीट बैच प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको यहीं पर जो है कुल मिलाकर के सारे बैच यूं ही कंप्लीट नजर आएगा। ठीक है, साथ ही कि आप यहाँ से मेरे साथ कॉन्सेप्ट की चर्चा कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट का एकदम से नोट्स बना लेते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, यूजीसी ने 2025 पेपर 1 का यहाँ देखिए 2015 से लेकर 2025 तक का है ना, यहाँ पर आप क्वेश्चन भी कर लेते हैं मेरे साथ। पीवाईक्यू एनालिसिस, और ये एनालिसिस कुल मिला के जब आप 10 से 11 साल का अगर आप पेपर एनालिसिस करते हैं, पेपर एनालिसिस ही नहीं करते हैं क्योंकि आंसर के साथ साथ जो है आप उसके जो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन पर भी बात करते हैं कि इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए का मान लिया जाए ABCD है, अगर सी ऑप्शन हो गया तो ए का आंसर क्या होगा, बी का क्या होगा, डी का क्या होगा। ये तमाम चीज़ों को अगर फर्दर एग्जाम में आता है तो आप वहाँ से क्या करते बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर कर देखा जाए 50 क्वेश्चन है, 50 गुना 4 कितना हो गया 200, यानी एक एग्जाम के पेपर से 200 क्वेश्चन के आसपास आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ईयर वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस 15 से 25 मिल जाएगा। दूसरा, जब जाएंगे प्लेटफॉर्म पे तो आपको इसी प्रकार से प्लेलिस्ट या कोर्सेज में देखेंगे कहीं भी आपको मिल जाएगा। 60 डेज लास्ट 60 डेज जेआर बैच है, ये भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। दूसरा, क्रैश कोर्स के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का संपूर्ण, पेपर 1 का भी या पेपर 2 का भी संपूर्ण आप तैयारी मेरे साथ कर लेते हैं। ठीक है, अगर वही बिगिनर स्टूडेंट है तो बिगिनर स्टूडेंट के लिए 0 to हीरो बैच मेरे पास है। ठीक है, जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी संपूर्ण चीज़ें देखने को मिलेगा। आपको पता है कि यूनिट नंबर 1 का थोड़ा सा रिकैप मैं दिलवा देता हूँ कि हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, इसमें यूनिट 9 से स्टार्ट कर दिया था पब्लिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में। कुल मिला के MDG क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने इस पर बात कर दिया है। आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ें मैंने हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी का सम्मान करो, हमें अपने पूर्वजों से ये धरती विरासत में नहीं मिली है, हम इसे अपने बच्चों से उधार क्या करते हैं, लेते हैं, बच्चों से उधार लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पुनः देना पड़े, उधार जो कोई भी चीज़ होता है बोरो हमको देना पड़े, रिटर्न देना पड़ता है। तो कल के क्लासेस में हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को देखा था। ठीक है, इकोलॉजी को देखा था। ठीक है, इकोलॉजी शब्द जो है पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले कौन दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। तो इसका हम लोगों ने देखा था, लेवल ऑफ इकोलॉजी को हम लोगों ने देखा था अच्छे तरीके से। फिर देखा था की स्टोन प्रजाति क्या होती है, की स्टोन प्रजाति तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि क्रिटिकल लिंक जो स्पीसीज के अंतर्गत हम लोगों ने फिर देखा था कि क्रिटिकल जो लिंक स्पीसीज होता है कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कोरल रीफ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया था। आज हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले इंडेमिक स्पीसीज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इंडेमिक स्पीसीज के बारे में, स्थानिक या देशी प्रजाति जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जब देखिए कि जो स्थानिक प्रजातियां होती है सीमांत भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, विश्व के किसी भी अन्य प्राकृतिक रूप में नहीं पाई जाती, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो इंडेमिक स्पीसीज कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले अगर आप भौगोलिक तौर पे पूछेगा आपसे कि कहाँ पाई जाती है तो पाई जाने के करीब में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सीमांत, जो किसी भी देश की सीमांत भौगोलिक क्षेत्र जो होता है, जैसे मान लिया जाए आपको मैं एक छोटा सा भारत का नक्शा बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपका जो सीमांत एरिया है, ये एरिया सीमा वाला जो एरिया है, ये सीमा वाला एरिया में आपको क्या मिलेगा, इंडेमिक स्पीसीज मिलेगा। विश्व किसी भी अन्य प्राकृतिक रूप में नहीं मिलेगा। स्थानिक प्रजातियों में हम न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले ककापो, क्या नाम है, ककापो। अब कहेंगे सर ये ककापो क्या होता है? ये ककापो जो है ना, आप यहाँ देखिए, ककापो एक उड़ने वाले क्या तोते हैं। ककापो क्या है? उड़ने वाला तोता है। चीन में पाए जाने वाले विशाल गेंडा, जायंट पांडा बोलते हैं इसको। भारत के पश्चिमी घाटों में लाइन टेल्ड मैकॉक, यहाँ देखिए लाइन टेल्ड मकाक जो पश्चिमी घाट में जब जाएंगे भारत के तो लाइन टेल्ड मैकॉक मिल जाएगा। दूसरी बात, नीलगिरी के रेंज में नीलगिरी थार को आप वहाँ देख सकते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं ये एंडेमिक स्पीसीज के अंतर्गत आता है। मानव जीवों को लगभग हर जगह पाया जाता है।
स्थानिक जीवों का एक उदाहरण नहीं है। अब आते हैं पॉपुलेशन में। अगर यह स्तर एक ही प्रजाति के समूहों से संबंधित होती है, उनकी गतिशीलता, अंतरक्रिया और भी एक विशेष स्थान, निवास स्थान पर कैसे अस्तित्व में है, इसकी खोज करता है। पहला प्रजनन और जन्म दर, रिप्रोडक्शन और क्या होता है नैटलिटी के बारे में, जन्म दर के बारे में। अब देखिए रिप्रोडक्शन, प्रजनन जीवों की संतान उत्पन्न करने की क्रिया है, बात आपको पता ही। जबकि जन्म दर किसी क्षेत्र में जन्मे दर क्यों दर्शाती है कि उसका जन्म दर कितने डिप, जैसे मान लिया जाए, हम एक सिंपल बात बता रहा हूँ, एक माँ जितने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के उपरांत जितने बच्चे एक साल के अंतर्गत वो बच पाया, मतलब अस्तित्व में रहा, वो उसका जन्म दर कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब यहाँ दूसरा आता है जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है? जनसंख्या में बदलाव को समझने के लिए जन्म और मृत्यु दर के साथ साथ आवर्जन और उत्प्रवास को भी ध्यान में रखना। जो मान लिया जाए जिस जगह जन्म लिया और जन्म लेने के बाद वो चला गया, ठीक है, वो दूसरा कि जन्म लेकर के कहीं किसी जगह से आ गया, प्रवास इमिग्रेशन, माइग्रेशन जो होता है, तब होता है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, इसे दो प्रकार के निम्न हैं। यदि भारत से कोई व्यक्ति कनाडा में अस्थायी रूप से रहने के लिए जा रहा है तो भारत में उसकी स्थिति क्या कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाएगा। उत्प्रवास में इमिग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ में आ गया। ये कभी भी जनरल चीज़ें हैं कि आपके लाइफ से भी जुड़ा चीज़ है। कोई भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक कनाडा में जाकर परमानेंट सेटल हो गया तो भारत के लिए क्या होगा? उसकी स्थिति में उत्प्रवास, इमिग्रेशन कहलाएगा। बट कनाडा में उसकी स्थिति क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन। बात समझ में आ गया? एक जगह खास करके ई लगा, जो जहां से गया था और जहां गया वो क्या हो गया? इमिग्रेशन, आई लगा। आगे चलते हैं। आयु संरचना और जनसंख्या के भीतर का विवरण, एज स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन विद पॉपुलेशन, विद इन पॉपुलेशन। इसके अनुसार जनसंख्या के 3 भाग होते हैं। कौन भाग होता है जनसंख्या के 3 भाग? पहला तो होता है प्री रिप्रोडक्टिव, प्रजनन के लिए बहुत छोटी आयु का व्यक्ति। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, एक होता है रिप्रोडक्टिव, एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी जो प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बीच का, रिप्रोडक्टिव का, उसके बाद निश्चित आयु के बाद का। अब आते हैं जनसंख्या की प्रसार, पॉपुलेशन डिस्पर्जन कैसे होता है? एक जनसंख्या की आचरण और प्रसार की जो प्रक्रिया है, इस व्यक्तियों या समूह का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलाव शामिल होता है, बात आपको पता ही है। ठीक है, जिसमें प्रवासन, इमिग्रेशन और अन्य गतिविधियां भी सम्मिलित होती है। यह प्रक्रिया जैविक विविधता और जनसंख्या गतिकी को भी प्रभावित करती है। अब आते हैं मृत्यु दर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मृत्यु दर क्या है? डेथ रेट क्या होता है? एक जनसंख्या के भीतर मृत्यु की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी को दर्शाती है। परभक्षण क्या होता है? प्रीडेशन। इस प्रक्रिया में एक जीव प्रकोप एक अन्य जीव को मार देता है और खा जाता है। जैसे आपने याद करो, आपने गिद्ध का नाम सुना होगा, वल्चर। क्या करता है कि जो मवेशी हो गया या व्यक्ति हो गया, वो मरता है तो उसके जो बचे हुए मांस होते हैं, अच्छा एक बात और, गिद्ध को कहा जाता है, मतलब साफ सुथरा करने वाला को क्या कह सकते हो इसको, मतलब गिद्ध को कहा जाता है कि वो गंदगी को हटाने का काम करता है, पर्यावरण को स्वच्छ करने का काम करता है, कुल मिलाकर के समझिए। फिर आता है कैरिंग कैपेसिटी, किसी विशेष प्रजाति के व्यक्तियों की अधिकतम संख्या, जैसे एक विशिष्ट पर्यावरण को खराब किए बिना अनिश्चित काल तक बनाए रखते हैं। एक होता है मेटा पॉपुलेशन, ये कहता है मेटा पॉपुलेशन। आइए हिरन, जो हिरन होता है, एक उदाहरण ले। मेटा पॉपुलेशन में विभिन्न जंगलों में फैली कई हिरणों की जनसंख्या शामिल है जो प्रवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब समुदाय, कम्युनिटी की बात में आती है। जैविक समुदाय विभिन्न प्रजातियों के जीवों का एक समूह होता है जो एक विशिष्ट पर्यावरण में अस्तित्व में रहते हैं। बात आपको पता है कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब क्या भाई साहब? आपकी कम्युनिटी क्या है? जैविक समुदाय आपका है, उसी में कई सारे प्रजाति के लोग रहते हैं, वही आपका समूह है। आपसी संबंधों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक नए, जो आप देखेंगे यथा कथा डिफरेंट आपको जगह आपको मिल जाए, इकोलॉजिकल लिखित बोलते हैं इसको, मतलब पारिस्थितिकी नीच बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में देखो, अब कहते हैं यहाँ पे कि पारिस्थितिकी कर्म स्थिति या कर्म भूमि, ठीक है, यह किसी प्रजाति का पारिस्थितिकी स्थिति में क्या होता है? विशिष्ट स्थान को दर्शाती है। यह किसी प्रजाति के पास उसके पर्यावरण के भीतर ही होता है, जो हमें यह भी बताता है कि यह कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है
अन्य जीवों के साथ कैसे संपर्क करता है और कैसे जीवित रहता है, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। सरल शब्दों में यूँ कहे तो यह उस अनोखे ढंग के बारे में है जिसमें एक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे फिट बैठती है। यह एक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे फिट बैठती है या सामंजस्य स्थापित करती है, यह कैसे दूसरों को प्रभावित करती है और साथ ही अन्य जीवित और निर्जीव कारकों से कैसे प्रभावित होता है। हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। आप देखेंगे यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी पारिस्थितिकी निकेत से क्वेश्चन आया हुआ है, हैबिटेट से क्वेश्चन आता है। हैबिटेट मतलब सीधी सी बात, आवास निवास की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ निवास के बारे में, हैबिटेट के बारे में। जिस विशिष्ट स्थान या प्राकृतिक पर्यावरण में किसी जीव या पॉपुलेशन सामान्य रूप से रहता है, क्या करता है, रहता है, उसे क्या बोलते हैं, उसका निवास बोलते हैं। निवास के दो प्रकार के कारकों से बना होता है। पहला तो भौतिक कारक होता है। किसी का घर कैसे बनता है भाई साहब, आप बताओ ना, कि आप जहां, आप मान लो एक सामान्य तौर पे मैं हूं, तो अगर मुझे रहने के बारे में बात करेगा तो मेरे लिए क्या चाहिए, जहां से मेरा भोजन उगता है मृदा, जहां मेरा घर बनेगा मृदा मिट्टी पे बनेगा, नमी, क्योंकि एक नमी तो चाहिए मुझे, टेम्परेचर, तापमान चाहिए, प्रकाश, ये मेरा क्या भौतिक कारक है। और एक होता है जैविक कारक। जैविक कारक जैसे कि खाद्य और शिकारियों की प्रवृत्ता, हम खाएंगे क्या, बात समझ रहे हैं ना, यही मेरा आवास है। अब आता है कोहैबिटेट, सहनिवास, जिन विभिन्न प्रजातियों के बीच एक साथ रहते हैं। मान लो कि मेरा घर ये है, ठीक है, हमारा गाय है, तो हमारा और गाय के बीच का जो एक विभिन्न प्रजातियों के बीच का जो एक साथ रहते हैं हम लोग, एक बार देखे होंगे कि बकरी के साथ जो सो जाता है या बिल्ली के साथ सो जाता है या कुत्ते के साथ सो जाता है, तो उसका एक कोहैबिटेट हो गया, एक सहावा निवास है। नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोनिवास। माइक्रोनिवास तब होता है जब किसी विशिष्ट जीवों का निवास किसी बड़े निवास स्थान के छोटे और विशिष्ट भाग में होता है। एक माइक्रोनिवास वह भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता जो विशाल और सामान्य हो, बल्कि एक छोटा और विशेष क्षेत्र होता है जो विशेष जीवों के जीवन शैली और आवश्यकताओं के अनुकूल होता है, ठीक है। उदाहरण की बात अगर मैं आपको बताऊं माइक्रो के अंतर्गत, तो मेढक ले लीजिए। मेढक जो है ना रज्जुधारी भयचर जीव है, क्या है, एम्फीबियन के तौर पे आता है। मेढक जो है बाह्य तापी शीतल रक्त तापी होता है, ठीक, क्या होता है, मेढक शीतल होता है, यानी कोल्ड ब्लडेड होता है। क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है मेढक। उनका तापमान पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होता है। वे प्राकृतिक और नम स्थानों जैसे कि ताजा पानी के निकाय, आर्द्र भूमि और वर्षा वनों में रहने वाले प्राथमिकता देते हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे तो मानवों का जो निवास अत्यंत विविध है। हम लोग कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ी एरिया में भी चले जाते हैं रहने के लिए, और हम लोग मैदानी एरिया में भी रह जाते हैं, ठीक है। पूरे ग्रह पर यूं कहे कि मानव फैल सकता है। मानव ऐसा घटिया आदमी कोई नहीं है, बात समझे। सबसे ज़्यादा घटिया आदमी कोई अगर है तो मानव है। इवन मैं भी मानव हूँ भाई, ये मत समझना, मैं भी मानव हूँ, ठीक है। तो क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अच्छा एक बात बताओ आप लोग की, संसाधन का दोहन में सबसे बड़ी भागीदार अगर मुझे कहेगा कौन है, तो आप ये इवन कोई दुनिया का बताओ, सबसे ज़्यादा दोहन करता है मानव। किसी जानवर को नहीं कह सकते आप इस कड़ी में कि सर क्या कहते हैं, हाथी दोहन में सबसे ज़्यादा आगे है या कबूतर है या कोई भी चीज़ें है, ठीक है। इसीलिए अब आता संसाधन के उपयोग में, भोजन है, आश्रय है, अन्य संसाधन द्वारा आदि के प्रकार। एक व्यवहारिक पैटर्न होता है इसमें, आहार आदि, प्रजनन रणनीतियाँ, दिनचर्या, जीवन पैटर्न शामिल होती है। एक आता अंतरक्रिया, इंटरेक्शन, जैसे मान लो कि इंटरेक्शन तो होनी चाहिए ना, अंतरक्रिया। इसमें अन्य प्रजातियों के साथ संबंधों का जिक्र है, जिसमें खासतौर पे प्रतिस्पर्धी, जैसे मान लो कि क्या होता है, कंपटीशन तो है ना, आप तैयारी कर रहे हो, आप ही के जैसे कई सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहा है, तो वो क्या कंपटीशन में ही तो है, प्रतिस्पर्धा होती है, परजीविता, पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि थोड़ा आपको भी लाभ मिल गया, थोड़ा मुझे भी लाभ हो गया। कंपटीशन में अंततः दोनों को हानि होता है, ठीक है। चलिए, और पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को लाभ होता है, एक को हानि होता है। अब आते हैं सहिष्णु सीमाएं, टॉलरेंस लिमिट। पारिस्थितिकी में सहिष्णुता सीमाएं उन पर्यावरण स्थितियों की सीमा को संदर्भित करती है, जैसे कि तापमान हो गया, प्रकाश, आर्द्रता और रासायनिक सांद्रता, जिनके भीतर कोई विशेष प्रजाति जीवित रह सकती है, वृद्धि कर सकती है और प्रजनन कर सकती है।
ये हमें बताती है कि जीव या पौधे किस प्रकार से प्रकृति के कारकों का उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए मछली कैसे तापमान, जैविक पदार्थ, नमी और आदि पर निर्भर करती है, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम का भाग बनती है। मनुष्य के बारे में अगर कहें, मनुष्य के बारे में हम इस यूनिट में प्रदूषण, अवशिष्ट पदार्थ आदि के बारे में कई बार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित कुछ नियमों का उदाहरण ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकीय पदचिह्न के बारे में बोलते हैं। आपने सुना होगा कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया या कम हो गया। मूलतः हम ये मान कर चलते हैं कि पृथ्वी एक माँ की भांति होती है। क्या होती है? पृथ्वी एक माँ की संज्ञा दिया गया है। बताओ, वैसे भी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की स्थिरता के लिए देने और लेने का संबंध महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी पदचिह्न जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापता है, क्या मापता है? हमारे द्वारा, बात को गौर करना, हमारे द्वारा प्रकृति का कितना भाग प्रयोग में लाया जाता है। हमारे द्वारा प्रकृति का कितना भाग प्रयोग में लाया जाता है, जैसे भोजन, पानी और ऊर्जा। हमें जांचना चाहिए कि क्या हम पृथ्वी द्वारा प्रदान की जा सकने वाली मात्रा से अधिक भाग का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी ने आपको दिया 10 kg अनाज साल भर के लिए, ठीक है, या 1 महीना के लिए दिया 10 किलो, और आपने क्या किया, उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिया, तो आपने तो अंततः डैमेज किया ना पृथ्वी को। यानी पृथ्वी की औकात थी देने की 10 kg अनाज देने की, और आपने क्या किया, उसका दोहन करके ज़्यादा ले लिया, तो बैलेंस कैसे कर पाएगा। तो वही चीज़ें कहता है, हमें प्रकृति की बैलेंस शीट की निरंतर आधार पर जांच करनी चाहिए। क्योंकि भाई सब यहाँ बैलेंस शीट का जांच कौन करेगा, यहाँ तो सब हो गया स्वार्थी। क्या हो गया? स्वार्थी। सब चाहता है कि 10 है तो उसको 20 कैसे पुराया जाए। हमें यह विचार करना चाहिए कि मुंबई, संघाई आदि जैसे शहरों द्वारा कितनी ऊर्जा और ऊर्जा का उपभोग किया जा रहा है। हम वैश्विक हेक्टेयर में क्या करते हैं, पारिस्थितिकी पदचिह्न को मापते हैं। क्या करते हैं? वैश्विक हेक्टेयर में मापते हैं। एक वैश्विक हेक्टेयर यह दर्शाता है कि पृथ्वी एक वर्ष में क्या नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकती है। गौर करने वाली बात है, कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष में कितना चीजें नवीन बना सकती है या पुनः उत्पन्न कर सकती है। जैसे मान लो कि पेड़ आपने काटा, उस जगह पेड़ उगने में कितना समय लगा एक वर्ष में, ये डिसाइड करता है वैश्विक हेक्टेयर को। अब आगे चलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। पारिस्थितिकी प्रवृत्ति 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला था प्रारंभिक प्रवृत्ति, प्राइमरी सक्सेशन। यह प्रक्रिया ऐसे स्थानों पर आरंभ होती है जहां पहले कोई जीवन नहीं था। जैसे नंगी चट्टानें। क्या है नंगी चट्टानें? जीवन नहीं था। जैसे मान लो कुछ ऐसे जगह आप जाएंगे ना जहां पर आपको सिर्फ पहाड़ी दिखेगा, वहां पर लाइकेन सब रहेगा, काई जिसको कहते हैं, काई रहेगा, ठीक है, बट वहां पर जीवन संभव नहीं है। अब जैसे देखो यहाँ सरल जीव जैसे कि लाइकेन मिट्टी बनाना आरंभ कर देते हैं। लाइकेन क्या करता है, पहाड़ को मतलब इस तरीके से उसको मतलब कट करके क्या करता है, मिट्टी बनाना पड़ रहा है, जिससे अंततः अधिक जटिल पौधों और जीवों के लिए अधिक बढ़ने की स्थिति बनती है। तो ये पौधे कैसे बढ़ेगा, मिट्टी में ही बढ़ेगा। अब आता है सेकेंडरी, ये तो हुआ पहला प्राइमरी सक्सेशन में। सेकेंडरी सक्सेशन में आता है कि इस प्रकार की प्रविधि जो सक्सेशन होता है, पारिस्थितिकी तंत्र पहले से जीवित समुदायों के आधार पर सरल से अधिक जटिल समुदायों में विकसित होती है और अंततः एक स्थिर स्थिति प्राप्त कर लेती है। यह अक्सर तब होता है जब किसी क्षेत्र को आग, बाढ़ या मानवीय गतिविधियों के कारण बदल दिया जा गया हो, लेकिन कुछ जीवन रूप पहले से उपस्थित होते हैं। क्या होता है, जीवन रूप पहले से उपस्थित होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां देखिए, अब आता है पारिस्थितिकी के प्रकार है। क्या है पारिस्थितिकी का प्रकार है, अब पारिस्थितिकी के प्रकार की जब बात करेंगे आप, तो सबसे पहले तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम देखते हैं क्या है इसमें। अध्ययन की दृष्टि से पारिस्थितिकी 2 शाखाएं होती है। कितनी होती है? 2 शाखा। पहला तो होता है क्या, पहला शाखा होता है आत्मजीव शास्त्र, जिसको क्या बोलते हैं, यूटिकोलॉजी, ऑटोलॉजी, क्या बोलते हैं, आत्मजीव शास्त्र। यह एकल जीवों या एक ही प्रजाति के अध्ययन और या उनके पर्यावरण के साथ उनकी आपसी प्रभावों का अध्ययन होता है।
इसमें जीवन चक्र, व्यवहार, अनुकूलन और यह देखता है कि ये जीव या प्रजातियां कैसे जीवित रहती हैं और फलित होती है। यह हमें समझने में सहायता करता है कि इन जीवों का अपने पारिस्थितिकियों के अंदर कैसी भूमिका और प्रभाव होता है। दूसरा होता है समपरिस्थिति या सामाजिक विज्ञान या सिंकोलॉजी। क्या होता है सिंकोलॉजी? ये दिखता है कि एक समुदाय, यहाँ पर क्या था, यहाँ गौर करना, एकल जीव था, गौर करना इसी चीज को, और यहाँ क्या एक समुदाय है में विभिन्न प्रजातियां अपनी पारिस्थितिकी के अंदर कैसे आपसी प्रभाव करती है। इसमें देखा जाता है कि ये समूह एक साथ कैसे रहते हैं, उनकी भूमिकाएं या कैसे उनके बीच ऊर्जा और पोषण माध्यमों की धारा कैसे होती है, जो पारिस्थितिकी के कुल क्रियान्वयन को समझने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अब आता है हॉट पारिस्थितिकी। क्या होता है हॉट पारिस्थितिकी? यह पूरी प्रक्रिया से विभिन्न दृष्टिकोण से है। हॉट पारिस्थितिकी एक अति प्रादेशिक और लागू प्रक्रिया को प्रस्तुत करती है, जिसमें पारिस्थितिकी को डिजाइन, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ मिश्रित किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते इकोसिस्टम। क्या आता है इकोसिस्टम? ठीक है, अब यहाँ देखिए, पारिस्थितिकी नया चीज़ है, ये बहुत भी है, याद रखना है, ये कई बार PYQ में पूछ लिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का परिचय 1935 में हुआ था। कौन बोला है? आर्थर टंसले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आपसे पूछा जाएगा, ने किया था। ये एक स्वनियमित समुदाय का वर्णन करता है जहां जीवित प्राणी एक दूसरे और अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव अपने विशिष्ट जलीय पर्यावरण के भीतर से अस्तित्व में रहते हैं और अंतर क्रिया करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको किस तरीके से अपने आप को जोड़ के रखता है। अब जैविक घटक की बात करेंगे सर, इसमें जैविक घटक में क्या क्या आएगा, जो आपको उससे पहले मैं बताया था ना, जैविक घटक और भौतिक घटक में, तो यही होता है जैविक घटक में। जैविक घटक की बात करेंगे तो इसमें तालाब में सभी जीवित चीज़ें शामिल होती है, जैसे पौधे, जानवर, मेढक, मछली, कीड़े, बैक्टीरिया और शैवाल। ठीक है, जिसे अलगी बोलते हैं। अब आता है भौतिक घटक। अब भौतिक घटक में भी अजैविक, जिसको जैव दो प्रकार का होते हैं, जैविक और अजैविक होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो अबायोटिक में आता है भौतिक। ये पारिस्थितिकी तंत्र के गैर जीवित भाग होते हैं। जैविक घटक का स्वरूप जैव जगत की भांति ही जटिल है और प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों से प्रभावित होती है। यहाँ विभिन्न घटकों का विवरण दिया गया है जो पारिस्थितिक तंत्र के अंग है। पहले अकार्बनिक घटक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। क्या होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स? मृदा, सॉइल, भूमि का प्राकृतिक आवरण जो विभिन्न खनिजों और जीवाश्मों से बनता है। ठीक है, ये भूमि है। भूमि कैसे, आपसे पूछा जाएगा भूमि कैसे बनता है, तब क्या जवाब देते हैं? भूमि बनता है कुल मिलाकर के भूमि का प्राकृतिक आवरण है, खनिज और जीवाश्म से ही भूमि मिट्टी का निर्माण होता है। यहां दूसरा आ गया एयर। क्या आ गया? एयर। वाटर के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि मुख्य जीवन का मुख्य स्रोत जो सभी जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है। एयर वातावरणीय गैसें जो श्वसन और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रकाश, प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत जो प्रकाश संश्लेषण को सक्रिय करता है। खनिज, मिनरल्स, पोषण के लिए आवश्यक तत्व। कार्बन, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यहाँ प्रोटीन है, शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। आपको पता है, इसीलिए कहा, आपने सुना होगा, जो लोग खासतौर पे जिम जाता है तो कहेगा कि वहाँ पर जिम जाने के जो जिम ट्रेनर होता है वो जरूर कहता है प्रोटीन पीने के लिए या प्रोटीन लेने के लिए, क्योंकि शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए। क्योंकि आप जब काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर में कुछ जो प्रोटीन लूज भी होता है और कुछ नए बनते हैं। कई सारा सेल्स जो होता है सो इसी के निर्माण के लिए काम आता है। एक होते हैं लिपिड्स, ये ऊर्जा संग्रहण और कोशिका संरचना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं लिपिड्स। एक होता है अमीनो एसिड, प्रोटीन के निर्माण खंड है, अमीनो एसिड के रूप में काम आता है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया। और कार्बनिक घटक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इतनी सारी चीजें आते हैं और कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सब आता है। यहाँ देखिए, अब आते हैं भौतिक घटक जो फिजिकल कंपोनेंट्स क्या होता है। एक बार देखा ऑर्गेनिक, एक बार देखा इनऑर्गेनिक, अब देखते हैं फिजिकल। जलवायु। जलवायु क्या है? क्लाइमेट तो यही है कि क्षेत्र की वातावरणीय परिस्थितियों की औसत है। फिर आता है ताप, टेम्परेचर, पर्यावरण की गर्मी या ठंडापन का स्तर। ठीक है, एक प्रकाश आता है, पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत, ये प्रकाश हो गया। ऊर्जा में क्या आएगा? सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से जो जीवन और मौसम को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है, यही तो आपका फिजिकल कंपोनेंट्स। आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑप्शन के तौर पे भी।
पृथ्वी पर मुख्य दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, आपको पता है। एक तो स्थलीय जिसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और एक जलीय एक्वाटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो प्रकार का PYQ याद रखिए, ठीक है। ये तंत्र जीव और उनके पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों को दर्शाता है। क्या कर जटिल संबंधों को दर्शाता है? ग्रह के विविध जैविक और अजैविक घटकों को संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को। जैसे मान लो अब यहाँ जब देखेंगे तो एक तो क्या जैव घटक हो गया, यहाँ पे सबसे बड़ा क्षेत्र है, फिर जैव मंडल, फिर पारिस्थितिकी, फिर समुदाय, फिर जनसंख्या, और यहाँ पर व्यक्ति, ठीक है। आपने इस तरह से देख लिया। अब हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट डे हम लोग क्लास करेंगे तो यहाँ से पढ़ेंगे। कहाँ से? ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और पोषक तत्व। आपको पता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि जब 5 क्वेश्चन तो बनता ही है, फिक्स है। तो यहाँ से जब आता है क्वेश्चन तो आपके पास अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आपसे नहीं बनेगा, गलती हो जाएगा, कन्फर्म गलती हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को कैसे एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला पढ़ना है, आपको पता है इस तरह की चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे प्रारंभिक उत्पादक कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है, असर शिकारी क्या होता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से काम होता है इसको, ठीक है। एनर्जी लॉस का, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि लिंडबैंड का जो 10% का जो नियम होता है, उस तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। आप जाके पढ़िए, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका जो है सिलेबस 80% कंप्लीट हो गया है। ये चल रहा है यूनिट 9 कंप्लीट होते ही 10 होने के बाद आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।